स्टार्ट करें तो तुम्हारे पास क्या है, जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग में भी मैं अगर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करूं तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है कि ऑल मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम मेक यूज ऑफ मनी। आज के टाइम पर आप देख लो तो आप पैसों का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर करते हो, आप बताओ मैडम पहले, पैसों का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर करते हैं? ठीक है, तो ये बोल रही है मैम ने कहा कि अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी गुड्स और सर्विसेज को, क्या ढूंढ रहे हो, चर्चा करनी है हमको, बुक में मत ढूंढो, वो तुमको घर में जाकर दोबारा से देखना है। उनकी बात सुन लो, वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि भैया अगर हम किसी भी तरीके के कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, परचेज करते हैं या फिर हम सेल करते हैं, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, मनी की हेल्प से करते हैं। यही कहा हमने। मैं इसको थोड़ा सा और एक वर्ड इसमें जोड़ देता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ट्रांजेक्शन्स। क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर? ट्रांजेक्शन्स वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। क्या वर्ड है? ट्रांजेक्शन्स वर्ड यूज़ है। ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या हो गया, वही लेन देन किसी भी तरीके का, जो मैम ने कहा कि कोई भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर हम कोई सर्विस हम परचेज कर रहे हैं तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, मनी की हेल्प से करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी लाइन जो वहाँ पर लिखी हुई है वो लिखा हुआ प्राइसेस आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। क्या समझे भाई साहब आप इससे? प्राइसेस आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स, क्या मतलब है इसका? आप क्या समझिए इस चीज़? लाइन पढ़ के देखो ना, प्राइसेस आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स, क्या मतलब हुआ इसका? आज के टाइम पे सपोज करते हैं, ये दिख रहा है आपको फ़ोन, आज के तारीख सपोज करते हैं कि मैंने कहा कि यह आपके पास एप्पल का फ़ोन है, एप्पल 13 128 GB ब्लू कलर का, ये 49499 का आपको मिल रहा है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये क्या है भैया, आपने कहा भैया ये है हमारे पास है गुड्स, और गुड्स को हम किस तरीके से दिखा रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू पर दिखा रहे हैं। बात समझ में आई बात समझ में, या कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो मैं ही समझ में, पक्का? अब देखो तो यहाँ पे, अब देखो प्राइजेज आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात समझ में आ रही है? दूसरा है उसके बाद इनकम्स आर पेड एंड रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। इसमें क्या समझे आप? जो भी इनकम होती है पेड होती है मनी के ही फॉर्म पर होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखोगे कि भैया अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, सपोज करते हैं चेक से, और किस तरीके से दिया जा सकता है, वेरी गुड। जैसे गुरलीन ने कहा कि भैया बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी दिया जा सकता है। वो कह रही है कि भैया सैलरी वगैरह तो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी दे सकते हैं। आई बात समझ में? मैम ने कहा कि भैया यूपीआई के थ्रू भी आप दे सकते हो। आपने कहा कि भैया कैश पे पेमेंट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आज के टाइम में तो सब कुछ है। समझ में आया? तो ये हम सब क्या कर रहे हैं कि भैया किसकी हेल्प से हम काम कर रहे हैं, भैया मनी की हेल्प से हम काम कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? मनी की हेल्प से। जैसे क्या क्या हमने काम करा कि आज के टाइम पर कुछ भी चीज़ है भैया, प्राइजेस क्या है, किस फॉर्म पर है भैया, रुपए की फॉर्म पर है। अगर हम भारत पर है तो रुपए के ही फॉर्म पर तो है। आई बात समझ में? मैं पेन खरीदने गया, मैंने कहा कितने रुपए का पेन है, या मैं टैब खरीदने गया, कितने रुपए का टैब है, कितने रुपए का फ़ोन है, या मैं बोल सकता हूँ कि आपके स्कूल की फ़ीस कितनी है। आई बात समझ में? मैंने कहा कि यार मैं पोस्ट पेड सिम यूज़ करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरे महीने का बिल कितना आता है। मैंने कहा भाई साहब आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का आता है, पानी का बिल कितना है। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, इसको हम किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, मनी की फॉर्म पर दिखा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे क्या लाइन लिखी हुई है, फॉर दिस रीजन द डिसीजंस प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक यूनिट्स, याद रखना, कंज्यूमर्स फर्म्स एंड द गवर्नमेंट हैव अ मॉनेटरी डायमेंशन। इफ द सप्लाई ऑफ अ मनी एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, इट क्रिएट्स एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर। एक नया वर्ड आ गया भैया, क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ध्यान से इस चीज को समझना, ध्यान से इस चीज को समझो। क्या चीज़, आपको दो चीज़ों को यहाँ पर समझना है। किस किस चीज़ को? एक तरफ तो भैया आपको यहाँ पर समझना है किसे, गुड्स एंड सर्विसेज को। यहाँ पर ज़्यादा देर तक ना देखना मत, नहीं तो आंखों में तुम्हारे दर्द होगा, मेरी बातों को सुनते रहना बस। एक तरफ क्या देखना है आपको भैया, गुड्स एंड सर्विसेज है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी तरफ क्या देखना है भैया, मनी सप्लाई को देखना है। इमेजिन करके देखते हैं, ठीक है? मैंने कहा कि सपोज करते हैं कि मान लो ये एक ही है, क्या बोलते हैं इसको, एयरपॉड्स। आपने कहा कि भैया हम इसको बोलते हैं एयरपॉड्स। सपोज करो कितनी यूनिट, 1 ही है। लेकिन मैंने कहा कि भैया बायर हैं 1 2 3 4, कितने, 4 लोग हैं। ध्यान से मेरे, और चारों के पास ही पे पैसे हैं, 4 बायर तो हैं और चारों के पास ही क्या है, पैसे हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भैया जो मेरे यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की आप जो अवेलेबिलिटी देख रहे हैं तो वो कितनी है, 1 यूनिट। लेकिन मनी सप्लाई है कितनी, चारों के पास ही है पैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भैया इसके प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे।
आई बात समझ में? तो जब क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है और गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड है, बोलिए धीरे धीरे करके समझो। ठीक, जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड होंगी और लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो भैया मांग मार्केट में बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, समझ में आए? और जब डिमांड बढ़ेगी तो इस एयरपोर्ट की कीमत भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जब कीमत बढ़नी स्टार्ट हो रही है इसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेशनरी प्रेशर बोल रहे हैं। समझ में आए? फिर पढ़ के देखना, दैट इज द जनरल प्राइस लेवल शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल का मतलब है कि एक तरीके एवरेज प्राइस, आप समझ लो हमारे यहाँ पे पूरी इकोनॉमी में ये अभी जब मैं WPI CPI डिस्कस करूँगा ना तब आपको ये चीज़ और ढंग से समझ में आएंगी। फिलहाल जनरल प्राइस लेवल को आप एक तरीके का क्या समझ लो? एवरेज प्राइस आप समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अगर एवरेज प्राइस आपके पास अगर बढ़ रहा है, वहाँ पर अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड्स दिख रहा है तो आप उसको बोलोगे भैया इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप बोलोगे इसको थोड़ा और डिटेल में हमको समझा दो, तो मैंने कहा इस तरीके से आप समझ लो कि अगर हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज क्या लिमिटेड ही है लोग, लेकिन लोगों के पास भैया पैसा ज़्यादा है, उस केस में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आई बात समझ में? देखो अगर देखो थोड़ा बहुत रेट बढ़े तो समझ में आती है बात। अगर मान लो कि आज ये पेन मान लो 60 रुपये का है, कल 62 का हो जाए, 65 का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो यही 60 रुपये से 90 में पहुँच जाए तब तो दिक्कत की बात है ना। आई बात समझे? थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़े समझ में आती है बात, लेकिन अगर एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने लग गया तो वो दिक्कत की बात हो जाएगी। आगे क्या लिखते हैं? द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन है भी? RBI ऑफ इंडिया एंड द कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ मनी इन एन इकोनॉमी। कि हमारे यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी रहनी चाहिए? ध्यान से मेरी बात समझना। ऐसा भी ना हो कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाए। अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने लग गया तो भैया प्राइजेस, कीमतें बहुत हाई पहुँच जाएंगी, और अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं हुआ तो प्राइसेस बहुत कम आ जाएंगे। तो उसके बीच में बैलेंस रखने का काम किसका है? आपके पास RBI का है। किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और उसके हेल्प कौन करने वाला है? कमर्शियल बैंक्स करने वाला है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं गुरलीन आपसे पूछूं कि हम क्या बात कर रहे हैं तो आप मुझको जवाब दोगे कि भैया हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी, कि किसी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए। मतलब हम क्या कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहे हैं? मनी सप्लाई को मैं कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही ये बहुत ज़्यादा हो ना ही ये बहुत कम हो। और ये कंट्रोल कौन करने वाला है? हमारे पास कौन? जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, मतलब कौन? RBI। उसकी हेल्प कौन करेगा? कमर्शियल बैंक्स करेगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? अब इस चैप्टर पर हम क्या बात करने वाले हैं? तो लिखा हुआ इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इसको हम समझेंगे कि हमारे पास सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस हैं और कमर्शियल बैंक्स के हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस है। समझ में आ रहा? और किस में हम समझेंगे? इंडियन इकोनॉमिक के रेफरेंस में समझेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि भैया सेंट्रल बैंक तो चाइना पर भी होगा, पाकिस्तान पर भी होगा, US पर भी होगा, हर जगह पर होगा, तो हमें उनके हिसाब से नहीं समझना, हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से समझना है। किस किस के फंक्शन समझने हैं? सेंट्रल बैंक के फंक्शन समझने हैं और कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन समझने हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया डेफिनेशन ऑफ मनी में। देखो क्या लिखा हुआ? इन एनी कंट्री द आर्टिकल इन एनी कंट्री द आर्टिकल विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लो भैया ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड टू डेफर्ड पेमेंट्स एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू इज डिफाइंड एज मनी। तो ये ना फंक्शन है, ध्यान से मेरी बात समझो। कोई हमसे पूछे कि अगर भैया मनी को डिफाइन करो तो हम बोलेंगे कि यार वो काम क्या करता है, मनी क्या क्या काम करता है। मतलब हम मनी के फंक्शंस के बारे में बात करें। अगर मुझको मनी के फंक्शंस पता चल गए तो मैं उसके बेसिस में डेफिनेशन बना दूँ। नहीं आई मेरी बात समझ? अगर मुझको मनी के फंक्शंस पता चल गए तो भैया मैं उसके बेसिस पर आराम से डेफिनेशन बना सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप 4 लोग हो, ठीक है? आप 4 हो तो फंक्शन भी 4 है, ऐसा नहीं है। फंक्शन 4 और आप लोग भी 4। तो पहला वाला फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद रहेगा? ये पहला फंक्शन याद रखना। मैं आपसे कल पूछ लूँ कि भैया बता दो मनी का फंक्शन कौन सा है, तो आप पहला फंक्शन क्या बोलोगी मैडम? क्या बोलोगी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे कि मैंने कहा गुरली, अभी तुम क्या करना, क्लास के बाद सबके लिए समोसे ले आना। तो तुम कहोगे कि भैया 1 2 3 4 5 समोसे। एक समोसा कितने रुपए का? 12 रुपये का। 12 पंजे
60, तो ये अपनी जेब से हमसे लेके नहीं जाएगी, खुद से 60 रुपये लेके गई, शॉपकीपर को दिया और वहाँ से 5 समोसे लेकर आ गई। तो भैया यहाँ पर 60 रुपये ने क्या काम करा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करा। ये मनी का ही तो फंक्शन है, बिना पैसों के क्या वो देंगे? ये मना कर दिया, नहीं देंगे। तो पहला फंक्शन हो गया भैया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा हो गया मेजर ऑफ वैल्यू। इस चीज़ को समझाओ आप हर्षित, मेजर ऑफ वैल्यू किस तरीके से आप, अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ में आ रहा है? सिंपल फंक्शन है ना, दिन भर तुम यही वाला काम करते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू को समझा सकते हो? अगर दिमाग लगाओ कि पैसे को हम मेजर ऑफ वैल्यू से किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अलग अलग नोट की अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग टाइप के नोट की अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग टाइप के नोट्स की अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग नोट्स की अलग अलग वैल्यू। बिल्कुल गलत जवाब है तुम्हारा। देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ध्यान से, जैसे ये है, ये इसकी वैल्यू है कि भैया इस फोन की कितनी वैल्यू है? 49449। फीचर्स पे डिपेंड करता है वैल्यू। वैल्यू भाई वैल्यू। जैसे इस वाली फोन की क्या वैल्यू है? 13,499। अच्छा मुझको बताओ, सपोज करो आपके सामने एक ये है, एक ये है, ये 3 है मान लो, ये तो चलो सेम ही आ गया। एक ये रेट है और एक ये रेट है, तुम्हें क्या लग रहा है कि ज़्यादा वैल्यूएबल फोन कौन सा होगा? ये वाला ना। बस ये तुमने ही कहा, ये तो तुमने ही कहा, मैंने तो नहीं कहा ना भैया ऐसा। इसका मतलब ऐसा ये भी तो डिसाइड कर रहा है मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू डिसाइड कर। मेजर ऑफ वैल्यू। समझ में आ गया? इस फोन की भैया कितनी वैल्यू है? इतने रुपए की वैल्यू है। इस फोन की कितने रुपए की वैल्यू? इतने रुपए की वैल्यू है। तो यही तो फंक्शन है। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो ये है दूसरा फंक्शन कि भैया पहला वाला मेरे पास क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो समोसे वाली बात करी गई। मेजर ऑफ वैल्यू ये भी तुम समझ गए। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। इसको पहले आप समझ लो, या इसको चलो चौथे नंबर में समझाऊंगा, पहले इसको समझाता हूँ। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको बताओ। सेविंग्स। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने की बात। जैसे भाई साहब ने बात करी सेविंग्स, मैडम ने बात करी क्या? हमारे पास कोई भी चीज़ है तो हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि इतने चीज़ की हमारे पास स्टॉक है। नहीं, वो तो यही हो गया, वो तो मेजर करने वाले फंक्शन की तो बात हो गई। यही तो है, यही वाली तो बात हुई मेजर ऑफ वैल्यू वाली। स्टोर को समझो, वेरी गुड। जैसे गुल्ली ने कहा कि भैया जो तुम बार बार बोलते हो एफडी, फिक्स डिपॉजिट, क्या ये वही तो नहीं है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। स्टोरी तो कर रहे हो वैल्यू को। यही मेरी बात समझ में? भाई आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, उसमें जो पैसा है वो क्या है कि भैया आप स्टोरी तो कर रहे हो वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ भैया सेविंग्स, फिर मैं बोल सकता हूँ भैया इन्वेस्टमेंट। ये सबका सब क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू के ही तो फंक्शन है। अगर सोचो पैसा ही ना हो, ध्यान से मेरी बात समझो। जैसे कि अभी मैं तुमसे कल जो मैं बात करूंगा, कल मैं आपके साथ बात करूंगा बार्टर एक्सचेंज में, आप भी आ जाना कल। बार्टर एक्सचेंज में मैं बात करूंगा, तो मैं वहां पे मैं बात करूंगा कि पैसा ही नहीं है। इकोनॉमी ऐसी में बात करूंगा जहां पर पैसा ही नहीं है। अब मान लो कि गुंजन ने क्या करा, गुंजन मान लो फार्मर है और इसने क्या करा, बहुत मेहनत करके इसके पास टमाटो है, मान लो 10 ट्रक टमाटो, 10 ट्रक। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये इन टमाटो को बेच देगी, पैसे में कन्वर्ट करेगी, बैंक में जाके जमा कर देंगी। तो इसने क्या करा, अपने टमाटो की वैल्यू को स्टोर कर दिया, लेकिन अगर पैसा ही ना हो तो। और इसको पता है कि टमाटो तो पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये उनको स्टोर नहीं कर सकती बहुत टाइम तक। यही मेरी बात है। अपनी मैं बात करता हूँ, पढ़ाया मैंने, सैलरी मिली, मान लो मैंने कुछ पैसे जाके मेरे डिपॉजिट को सेव कर लिया, तो मैं अपनी वैल्यू को स्टोर कर पा रहा हूँ ना। लेकिन अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे वैल्यू स्टोर करूँगा? समझे बात को या नहीं समझे? समझ में आया? इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा बहुत इससे लिंक करके समझ सकते हो। पैसा है तभी तो आप ये कर सकते हो, पैसा होगा नहीं तो आप नहीं करोगे। तो पहला वाला फंक्शन आप बताओ मैडम। चलो ये भी समझा देता हूँ, स्टैंडर्ड टू डेफर्ड पेमेंट्स। इसको मुझे बहुत डिटेल में अभी समझाना है, तो अभी आ रहा था तो मैं आपको समझा ही दूँ। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब होता है फ्यूचर की पेमेंट्स, याद रखना। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर वाली पेमेंट्स, आप याद रखो। ये भी पॉसिबल तभी जब मनी है, अगर मनी नहीं हुआ तो पॉसिबल होगा ही नहीं। समझ में आई बात? मैंने कहा कि यार मैंने कार परचेस करी, मैंने कहा कि मैंने क्या करी, कार परचेस करी। मान लो कि मैंने 8 लाख रुपए की कार परचेस करी, इसमें से मेरे पास 2 लाख रुपए जो मेरे पास थे, ये मैंने क्या कर दिया, डाउन पेमेंट दे दिया। और जो बचे हुए जो 6 लाख रुपए थे, इस 6 लाख का मैंने क्या कर दिया, लोन बैंक से ले लिया। अब मुझे बैंक को हर महीने EMI पेड करनी पड़ती। EMI समझते हो ना, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हर एक महीने मुझको EMI पे करनी पड़ती है। कितना? 13,000 रुपीज़। आपने मुझको कहा भैया कितने टाइम तक पे करोगे? मैंने कहा आने वाले 6 सालों तक पे करूंगा। तो एक तरीके की आपको फ्यूचर पेमेंट नहीं लग रही है? तो ये फ्यूचर पेमेंट तभी तो पॉसिबल है जब पैसा है। अगर पैसा ही नहीं होता तो फ्यूचर पेमेंट की बात ही नहीं हो पाती। ऊपर से जा रहा है सारा। मैंने
आ रहा है समझ में? तो ये क्या है भैया, स्टैंडर्ड टू डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट, समझ में आया? जैसे हर्षित ने कहा, इसका मतलब भैया जो सैलरी है क्या वो भी एक फ्यूचर पेमेंट है? मैंने कहा बिल्कुल। जब आप भैया साल भर काम करते हो तो इस महीने की सैलरी आपको कब मिल रही, नेक्स्ट ईयर मिल रही। ये भी पॉसिबल तभी है ना जब पैसा है। पैसा ही नहीं रहेगा तो भैया हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आने वाले जब हम इसका बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे, मनी के फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं इसमें और चर्चा करूँगा। फिलहाल तुम इस तरीके से समझ लेना कि अगर आपको भैया किसी चीज़ को डिफाइन करना हो तो पहले उसके फंक्शन तो पता हो। नहीं है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेजर ऑफ मीडियम ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया, मेजर ऑफ वैल्यू भी समझ में आया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स भी समझ में आया और स्टोर ऑफ वैल्यू भी समझ में आया। यहाँ तो कोई बात नहीं समझ में आई तो बताओ, मैं उसमें फिर से चर्चा कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड टू डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स है, ये क्या है? फ्यूचर पेमेंट्स है। जैसे कि मैंने अपनी कार का एग्जांपल दिया, मैंने कहा देखो पैसा है आज के टाइम पे, सपोज करो ना यार, अगर हम कार परचेज करने गए तो कार के बाद मैंने कहा कि भैया मैं तो किस्तों में लूँगा कार। आज भले ही मेरे पास कार होगी और चला भी मैं रहा हूँ, सब कुछ है कि चालान हो जाएगा तो मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन उस कार के अगेंस्ट में लोन है, मैंने बैंक से जाके लोन लिया हुआ है और मुझे हर महीने किस्तें जमा करनी पड़ती है और आने वाले 6 साल तक मैं करूँगा। तो जब तुम मेरी बातों को सुन रहे हो कि अरे आने वाले 6 साल तक जमा करेगा तो फ्यूचर की बात कर रहा है। और फ्यूचर की ट्रांजेक्शन तभी पॉसिबल है जब पैसा है। अगर पैसा ही नहीं होता तो मैं कैसे उनको वो करता? मान लो ये बैंक है, बैंक का नाम है, तुम्हारा नाम क्या, गुंजन बैंक है। गुंजन बैंक ने कहा कि भैया आप कार परचेज कर लो, मैं क्या करती हूँ आपको फाइनेंस कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपको करना है कि मुझको पढ़ाते रहना, मैं कब तक पढ़ाऊँगा और वो उसको मेजर करेगी कि कैसे? यही बात समझ में? तो फ्यूचर की पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल ही तब है जब पैसा होगा। पैसा ही नहीं रहेगा तो हम फ्यूचर की पेमेंट्स कर ही नहीं पाएंगे। हाँ तुम क्या पूछ रही हो? वही समोसे वाला एग्जाम। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भैया हमारे यहाँ पर पैसा है तभी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आ रही? भाई आप गए स्कूल में, आप स्कूल से सर्विसेज गेन कर रहे, और उन दोनों को कहो वहीं पे पहले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्या कहे, आप स्कूल में गए, स्कूल से आपको क्या मिली, सर्विसेज मिल रही है, आप बदले में उनको क्या कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो। समझ में आई बात? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। आप दुकान पे गए, आपने पेन परचेस करा, बदले में उनको पैसा दे दिया, तो भैया पैसा क्या काम कर रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। और मेजर ऑफ वैल्यू वाली बात समझ में आई जो मैंने ये समझाया था, ये फ़ोन से जो मैंने यहाँ पर समझाया कि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, हो गया। कल मिलते हैं फिर। तो इतनी बात समझ में आ रही? स्टोर ऑफ वैल्यू वाली जो मैंने बताया, सेविंग्स वाली बात जो मैंने बताई, इसकी जो टमाटो वाली मैंने बात बताई अभी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मैंने फ्यूचर पेमेंट से समझाया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें हम और डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब मैं आपके साथ फंक्शंस ऑफ मनी में बात करूंगा, तो और डिटेल में इसमें चर्चा होगी। अभी थोड़ा बहुत समझ के चलो। आगे क्या लिखते हैं? इन दिस कनेक्शन वी कैन रेफर टू द डेफिनेशन ऑफ अ मनी गिवन बाय द वॉल्कर। याद रखो, वॉल्कर ने क्या डेफिनेशन दी है, ध्यान से समझना। तो वॉल्कर ने जो डेफिनेशन दी, याद रखना, आपको देखो पूरे नंबर चाहिए ना, सिंपल सी बात है। आपको कोई कम नंबर तो नहीं चाहिए, आपको तो 100 में से 100 चाहिए। तो याद रखना कि डेफिनेशन किसने कौन सी दी हुई, जो भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिख रहा है ना, इसमें अपने शब्द जोड़ना, घटाना मत। मतलब जिस तरीके से डेफिनेशन दे रखी है उसी तरीके से आपको लिख कर आनी है बस। समझ में आई बात? किसने दी भैया डेफिनेशन? वॉल्कर ने। वॉल्कर ने क्या कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज। डेफिनेशन देखो भाई साहब की। मनी ने कहा कि मनी वो है जो मनी काम करती है। सेम उसी तरीके से कोई मुझको कहे गुरलीन की डेफिनेशन बताओ, तो गुरलीन वो है जो गुरलीन काम करती है। ऐसी तो कहा, ये वॉल्कर ने डेफिनेशन दी, मैंने नहीं दी भाई ऐसे। तो वॉल्कर के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। डबल इन्वर्टेड कॉमास का ध्यान रखना कि भैया जो डेफिनेशन है वैसी ही लिखेंगे हम, इसमें अपने हिसाब से शब्दों को जोड़ घटा नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ रही? बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेग डेफिनेशन। समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ वेग ही तो है ये। इन फैक्ट मनी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। वेरियस फंक्शंस कौन कौन से? जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, सारे फंक्शन ही तो हैं। बट दिस डेफिनेशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ मनी। समझ में आ गया? तो याद रखना, आपको इसी तरीके से लिख के आना है कि किसने कौन सी डेफिनेशन दे रखी है। आगे हम पढ़ते। देयर आर ऑल्सो अदर डेफिनेशन ऑफ अ मनी गिवन बाय द इकोनॉमिक्स, लाइक कौन कौन से नाम याद रखो? रॉबर्टसन,
कोल और कांट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, धीरे धीरे करके याद आ जाएगा, 2-3 बार चीज़ों को पढ़ोगे समझोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रॉबर्टसन ने क्या डेफिनेशन दी देख लेते हैं। एनीथिंग, क्या बोलते हैं, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स ऑफ गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस कैन बी टर्म्ड एज मनी। रॉबर्टसन ने तो भैया सिंपल सी बात बोल दी, वो कह रहे भैया कोई भी चीज, एनीथिंग, रॉबर्टसन क्या बोल रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज जो भैया वाइडली एक्सेप्टेड है वो भैया क्या हो जाएगी, मनी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो जिसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, अभी मैं इनको मान लो 500 रुपये का नोट दे दूँ तो मना नहीं करेंगे, ले लेंगे। मैं इनको 2000 का नोट दे दूँ तो बोलेंगे भैया मुझको नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों बोलिए, तो बंद हो गया। मैं इनको अगर 1000 रुपये का पुराना नोट दे दूँ तो भी नहीं लेंगे। आई बात समझ में या नहीं आ रही? अगर मैं इनको मान लो 500 रुपये का नोट दूँ लेकिन वो कहाँ का रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा, तो भी ये नहीं लेंगे, बोले भैया चलेगा ही नहीं यहाँ पर। नहीं आई बात समझ में या नहीं आ रही? लेकिन अगर मान लो मैं इनको गोल्ड दे दूँ, तो अगर मैं इनको गोल्ड दे दूँ तो आप ले लोगे, तो वो एनीथिंग में गोल्ड भी आ जाएगा। कोई भी चीज़ जिसको भैया एक्सेप्ट करने पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो रॉबर्टसन के हिसाब से क्या है भैया, मनी है। उन्होंने सिर्फ पेपर के बारे में बात नहीं करी, कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस। बिजनेस ऑब्लिगेशंस को आप ध्यान से समझो। हर्षित का बिजनेस है, मान लो इनका गारमेंट शॉप है, ये क्या करते हैं, दिल्ली से सामान मंगाते हो, देहरादून में बेचते हैं। सिंपल सी बात है। इनके जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होती है ना, वो कैश में तो होती है प्लस क्रेडिट पर भी चलती है। समझ में आ रहा? मतलब उधार पर भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, लेन देन, और नगद पर भी करेंगे। जब उधार पर ट्रांजेक्शन्स करेंगे, काय पर, उधार पर ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो इनके बिजनेस की ऑब्लिगेशंस खड़ी हो जाएंगी। अब इन बिजनेस की ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब पे करने के लिए जिस भी मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, मान लो चाहे वो कैश भी हो सकता है, ये बोल रहे कि भैया मैं तो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, ये बोल रहे भैया मैं तो यूपीआई का भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी मोड से, या तो भैया मैं चेक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं तो भैया गोल्ड में भी पेमेंट कर देता हूँ। कोई भी जो सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, वो भैया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मनी में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो ये वाली डेफिनेशन किसने दी, रॉबर्टसन ने दी, कि एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स फॉर गुड्स। ध्यान से समझना है कि अगर जब मुझको क्या करनी है, गुड्स की पेमेंट के लिए जो यूज़ होगा, और दूसरा क्या, डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस। इतनी बात समझ में आ रही? नेक्स्ट क्या है, जो डेफिनेशन दी GDH कोल ने, इन्होंने क्या बोला, मनी इज एनीथिंग विच इज हैबिचुअली एंड वाइडली यूज एज अ मीन्स ऑफ अ पेमेंट एंड इज जनरली एक्सेप्टेड इन द सेटलमेंट ऑफ डेट्स। कहानी वही है, लगभग दोनों की कहानी सेम ही है। यहाँ पर क्या वर्ड था, बिजनेस ऑब्लिगेशन, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेटलमेंट ऑफ डेट्स आ रहा है, और मीन्स ऑफ पेमेंट के लिए जो इस्तेमाल हो, लगभग चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों पे बात करूँ तो ये घूम फिरा के बात तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तो आ रही है। अब सी वाली जो डेफिनेशन है वो किसने, जो कांट ने दी। तो कांट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। इनकी हमें एक कंप्लीट डेफिनेशन हमको लग रही है, क्योंकि इन्होंने लगभग सारे फंक्शंस के बारे में बात कर लिया। जो किसने दी, कांट ने दी। मनी इज एनीथिंग, कुछ भी चीज़ भैया, कुछ भी, विच इज़ कॉमनली यूज्ड, आराम से आप उसको यूज कर रहे हो, कॉमनली यूज्ड और जनरली एक्सेप्टेड है, किस फॉर्म में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में। समझ में आ गई? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म पर और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। समझ में आया? जो मैंने आपके साथ ये फंक्शंस यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, अगर आपका तो टारगेट वही है 100 में से 100 वाला, तो आपको पता रहना चाहिए वॉल्कन ने क्या बात करी है, रॉबर्टसन ने क्या बात करी है, कोल ने क्या बात करी है, कांट ने क्या बात करी है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, however these are considered to be a narrow definition of money because each of these definition considered only one or two functions of the money। अगर आप देखोगे तो भैया एक या दो ही फंक्शंस यहाँ पर बता रहा है, बट एन appropriate definition of a money should take into account not only the important functions of money but also the basic features with the general acceptability of the money important है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में बात करी गई,
क्यों? जैसे ये कहा कि ध्यान से मेरी बात समझो कि जब मैंने इनको 500 रुपये का नोट दिया ना, अभी इन्होंने आराम से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब मैंने इनको 1000 रुपये का पुराना नोट दिया इन्होंने लिया ही नहीं। भाई वो भी तो नोट है, उसको भी तो लो। जब मैंने इनको पाकिस्तान का नोट दिया इन्होंने वो भी नहीं लिया। मैंने कहा क्यों नहीं ले रही हो? ये बोली भैया उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं। यही बात समझ में। कई बार तो अब ये देखोगे जो 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के लेते कहाँ हैं लोग। आ रही है बात समझ में? तो आपको क्या देखना है भैया, मनी का एक मेन फंक्शन है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि लोग उसको ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हो। आज के टाइम पर क्या है, जैसे यूपीआई भी है, कर रहा ना हर कोई एक्सेप्ट, तो वो भी एक तरीके का मनी का ही तो काम कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करें तो वो भी तो एक तरीके का मनी का ही तो काम कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अगर कोई मान लो कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन तो छोड़ो, अगर कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हुई उसकी पेमेंट मैं गोल्ड में भी तो कर सकता हूँ, सिल्वर में भी तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? मैं बॉन्ड्स में भी तो पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे तुमने वो देखी होगी मूवी थी रेस 3, उसमें जो कौन सी वाली थी जिसमें वो था जॉन अब्राहम, उसमें वो लास्ट में जो ट्रांजेक्शन करते हो काय पे करते हैं, बॉन्ड्स में ही तो करते हैं। हो रही ना भाई ट्रांजेक्शन। जिस भी चीज़ की तुम्हें का जनरल एक्सेप्टेबिलिटी दिख गई मनी के डेफिनेशन पर ही तो आएगी। द डेफिनेशन ऑफ अ मनी गिवन बाय द क्राउथर ने क्या बोला? सीम्स टू बी सुटेबल इन दिस रिस्पेक्ट। According to the Crowther, anything that is a generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and store of value can be considered as money. तो क्राउथर के डेफिनेशन में लगभग सारे फंक्शंस हमको मिल रहे हैं। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज मनी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आज की जो लास्ट बात हम करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं किसमें? लीगल डेफिनेशन में। लीगल डेफिनेशन में क्या है? व्हेन एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज जनरली एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल एंड इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ। इंपॉर्टेंट है, इन्फोर्स्ड बाय लॉ भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम नकली नोट के सारे किसी को भी ट्रांजेक्शन करने लग गए। यही बात समझ में? अब पुराने नोट्स में कोई ट्रांजेक्शन मत करना क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि भैया अब उसके लॉ ने उसको क्या कर दिया, क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। अभी हम उसको भी यहाँ पर समझेंगे। देन दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कंसिडर्ड एज अ मनी और लीगल टेंडर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लीगल डेफिनेशन ये समझ में आ रही है। अभी के आपको कौन कौन से नोट, 10 रुपये का नोट, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, 200 का भी है और 500 का भी है। यही तो है। तो सारे के सारे कौन से लीगल टेंडर है। लेकिन भैया पुराना 1000 का नोट अब लीगल टेंडर मनी नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही? तो लीगल डेफिनेशन में क्या बोला? व्हेन एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज जनरली एक्सेप्टेबल। ये की पॉइंट्स है जो मुझे अपने आंसर पर लिख के आने, जिसके मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? फालतू की कहानी नहीं लिख के आनी, कम शब्दों में अपनी पूरी बात लिख के आनी। और वो कौन कौन से टर्म्स है वो मुझको पता होने चाहिए। जैसे जनरली एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल एंड इट्स इन्फोर्स्ड बाय लॉ, देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कंसिडर्ड एज मनी और लीगल टेंडर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज की कहानी पर हमने कौन कौन सी यहाँ पर हमने बात कर ली। आपने यहाँ पर ये चीज़ समझ लिया था कि प्राइसेस वगैरह के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पे बात करी थी। जनरल प्राइस लेवल में मैंने थोड़ी सी बात करी। आगे हम और देखेंगे। फंक्शंस को थोड़ा सा देख लेना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसमें भी डिटेल में बात होगी। मेजर ऑफ वैल्यू पर बात हुई, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स पर बात हुई, स्टोर ऑफ वैल्यू पर बात हुई। फिर हमने वॉल्कर की डेफिनेशन देखी, ऐसे हमने रॉबर्टसन और कोलोकांट की डेफिनेशन में हमने बात करी। फिर हमने एक डेफिनेशन देखी थी किसकी भैया? क्राउथर की। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमने क्लास में लीगल डेफिनेशन देखी। इतना ही देखते हैं। कल हम जो बात करेंगे आपके साथ होगा स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है जी।